तो वेलकम गाइस आप सभी का वापस से। तो अपन ने पहले पार्ट 1 तक कवर करा था, आज अपन चालू करेंगे पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में अपन ने एक तक कवर करा था, आज अपन चालू करेंगे पार्ट 2। तो ये चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। ठीक है, अब क्या अन्य धातु लवणों के विलयन, किसी धातु का विलयन है। ठीक है, विलयन मतलब उसको पानी में डाल के उसका कुछ एक्वस बनाए रखा है। ठीक है, अब कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लेनी है। कॉपर के तार को परख नली में रखे आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी परख नली में रखे कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। अब 20 मिनट के बाद के प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। आपके किस परख नली में कोई अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से या गलित अवस्था से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, अब पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती। ठीक है ना, कुछ कम अभिक्रियाशील होते हैं, जैसे सोडियम हवा में निकालने पे आग पकड़ लेता है, जबकि मैग्नीशियम नहीं पकड़ता। तो सब क्या होता है, अलग अलग अभिक्रियाशील होते हैं। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ क्या है, अभिक्रिया नहीं करती। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूनों की अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते। ठीक है, आपने अध्याय 1, ठीक है ना, मैंने कहा था अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रिया को अध्ययन किया वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती तो यह धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, इसको समझने के लिए क्या, धातु ए और ए बी का लवण विलयन क्या हो जाएगा, धातु ए का लवण विलयन और धातु बी मिल जाएगी। ठीक है, अब क्रियाकलाप 3.12। ठीक है, के प्रेक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था अपन को कि कॉपर सल्फेट का विलयन लिया और इसमें लोहे की कील लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोहे की कील पे क्या हो रहा है, ये भूरा रंग चढ़ रहा है। ठीक है, जबकि अपन ने यहाँ पे तांबे के तार लिया और आयरन सल्फेट का विलयन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपन अभी सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे ना आगे, तो वहाँ पे पता चलेगा कि आयरन क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट के अंदर क्या बना देता है, आयरन सल्फेट। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर अपन ने क्या डाला, आयरन डाला, तो ये क्या करेगा, आयरन सल्फेट बना देगा, FeSO4 प्लस तांबा। ठीक है, मतलब कॉपर सल्फेट को क्या कर देगा, आयरन, यहाँ से कॉपर को हटा देगा और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट। तो यही है सक्रियता। अब सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिससे क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना, इससे आपको विस्थापन भी समझ आ जाएगी, द्विविस्थापन भी समझ आ जाएगी, और कौन सी अभिक्रिया होगी और नहीं होगी ये भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी को याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, अब सक्रियता श्रेणी को याद करने की ट्रिक। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, के से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, इनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, पोटेशियम से P, ठीक है, सोडियम का S, कैल्शियम का C, मैग्नीशियम का M, एल्यूमिनियम का A, जिंक का Z, आयरन का I, लेड का L, हाइड्रोजन का पूरा हाइड्रोजन ही, कॉपर का C, मरकरी का M, सिल्वर का S और गोल्ड का G। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है, तो याद रखना है, यह आएगा PSC। ठीक है, PSC मेजिल, PSC मेजिल। ठीक है, हाइड्रोजन, क्रिकेट मिनिस्टर सुनील गावस्कर। ठीक है, PSC मेजिल, हाइड्रोजन, क्रिकेट। ठीक है, लिख देता हूँ शायद साथ, क्रिकेट मिनिस्टर सुनील गावस्कर। एक बार वापस देख लो, PSC मेजिल, हाइड्रोजन, क्रिकेट मिनिस्टर सुनील गावस्कर। P से पोटेशियम, S से सोडियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, Z से जिंक, I से आयरन, L से Pb हाइड्रोजन, C से कॉपर, M से मरकरी, S से सिल्वर, G से गोल्ड। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। प्रश्नों के आंसर आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातुओं की अभिक्रिया देखी। ठीक है, धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती है। नवीं कक्षा में अध्ययन किए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नवीं में पढ़ा होगा, जैसे इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से समझेंगे।
ठीक है। अब आपको परमाणु संख्या तो याद ही होगी। पहले क्या था, हाइड्रोजन, फिर आता हीलियम, फिर आता लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर आता सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर बाद में आता है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? सबसे पहले क्या आता है, के कोश। ठीक है। के कोश में कितना आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितना आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। एम में कितना आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और एन अभी काम का नहीं है। ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन, जितना परमाणु का संख्या होगी, ठीक है, जितनी परमाणु की संख्या होगी उतने ही उसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अब के में कितना आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसके पास कितने मौजूद है? 1। तो मैं 1 भर दूंगा। ठीक है, पूरा। अब इसके हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है, जो परमाणु संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, तो 2 किस में दे देगा? ये दोनों के दोनों किस में दे देगा? के कोश में। और देखो इसका के कोश क्या है? पूरा भरा गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? उत्कृष्ट गैस। अब लिथियम के पास देखो कितना है? 3 है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा? 2 तो के को दे देंगे। ठीक है, 2 तो के को दे देंगे, 1 किसको देंगे? एल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। अब बेरिलियम के पास कितने? 4। 2 तो के को पूरे के पूरे दे देगा, बच्चे कितने? 4 में से 2 गए तो 2 बचे, तो ये 2 किसको दे देगा? वापस एल को दे देगा। ठीक है। अब बोरॉन है, बोरॉन के पास कितने? 5। तो 2 तो के को दे देगा, 3 बचे जो किसको देगा? एल को। कार्बन के पास कितने? 6। ये भी 2 इसको दे देगा, 4 इसको दे देगा। नाइट्रोजन के पास 7 है, 2 इसको दे देगा, 5 इसको दे देगा। ठीक है। ऑक्सीजन के पास 8 है, 2 इसको दे देगा और 6 इसको दे देगा। तो ये सब जो बता रहे ये क्या चल रहा है? बाहरी कोश, मतलब सबसे बाहर वाले कोश कौन सा होगा इन सब का? एल। सबसे बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, जैसे लिथियम के सबसे बाहर वाले कोश में कितने? एल। ऑक्सीजन के सबसे बाहर वाले कोश में कितने? 6। फ्लोरीन के कितने? 9। तो 2 इसको दे देगा, 7 इसको दे देगा। ठीक है। अब देखो नियोन के पास कितने? 10। 2 इसको दे देगा, 8 इसको दे देगा। ठीक है, 8 और 2 कितना हो गया? 10। और देखो इसके क्या? के कोश भी पूरा भर गया, एल कोश भी पूरा भर गया, तो ये भी क्या हो जाएगी? उत्कृष्ट गैस। ठीक है। और सोडियम की बात करेंगे। सोडियम के संख्या कितनी? 11। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो 2 तो इसको दे देगा, ठीक है, 8 इसको दे देगा। अब के कोई पूरे हो गए, एल के भी पूरे हो गए 8। अब बचा क्या? एम। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? एम को देगा। ठीक है। मैग्नीशियम के कितना? 12 नंबर। तो 2 8, ये कितना हो गया? 10। 2 बचे तो 2 इसको देगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम के भी 13। तो 2 और 8 तो 10 हो गए, कितने बचे? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। सिलिकॉन के कितना? 14। तो ये 2 इसको देगा, 8 इसको देगा, कितना हो गया? 10। बचे कितने? 4। तो ये 4 इसको देगा, 15। ठीक है, 15 पे फॉस्फोरस, ये क्या करेगा? 2 इसको देगा, 8 इसको देगा, कितना हो गया? 10। बचे कितने? 5। तो ये 5 इसको दे देगा। ठीक है। सल्फर के कितने? 16। तो ये दे देगा 2 8 और 6। क्लोरीन के कितने? 7। तो ये दे देगा 2 8 और 7। ठीक है। आर्गन के कितने? 18। तो ये दे देगा 2 8 और 8। और क्या आया? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के कितने? 19। 2 इसको देगा, 8 इसको देगा, 8 इसको देगा और 1 किसको दे देगा? एन वाले सेल को। ठीक है, एन वाले कोष को। कैल्शियम के कितने? 20। तो ये देगा 2 8, कितने हो गए? 10। फिर यहाँ पे वापस देगा 8। ठीक है, 2 8 10 और ये 8 18 और 2 इसको दे देगा। ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते कैसे? जैसे सोडियम है, इसको कैसे लिखेंगे? कोष्टक लगाएंगे और फिर लिखेंगे 2 8 1। ठीक है। एल्यूमिनियम का लिखना है तो 2 8 3, ये सब लिखेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सिलिकॉन का लिखना है तो 2 8 4। फॉस्फोरस का लिखना है तो 2 8 5। ठीक है। किसी का भी लिखना है, जैसे क्लोरीन का लिखना है तो कितना लिखेंगे? 2 8 7। ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे को क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। ठीक है, आपको कहीं पे भी क्वेश्चन दे दे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने बोल दिया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने बोल दिया क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, कौन सी है? 2 8 7। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? 2 8 और 7। ठीक है। और सबसे बाहर वाला कोष देखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? सबसे बाहर वाले कोष में 7 है। ठीक है, सबसे बाहर वाले कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या बनेंगे? उसके बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इसके बाहर वाले कोष में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्लोरीन का कैसे बनाऊंगा? मैं लिख दूंगा सीधा साधा, क्लोरीन बाहर वाले कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ पे लगाएंगे
2 यहाँ पे लगाएंगे, 2 यहाँ पे लगाएंगे, कितना होगा 6, और 1 लगाएंगे 7, ठीक है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऐसे बनेगी, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोल देता हूँ कि मेरे को ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं बाहर कोश में, ठीक है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2,6, बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6, तो ऑक्सीजन का क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों के साथ कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। एक और कर लेते हैं, नाइट्रोजन के बनाने, तो नाइट्रोजन के बाहर कितने 5, ठीक है। नाइट्रोजन के बाहर कितने 5, तो नाइट्रोजन कैसे बनेगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। धातु एवं अधातु पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब आने चाहिए। हमने जाना कि संयोजकता कोश पूर्ण, ठीक है। कोश होते ना, सबको पता होगा कोश कौन कौन से होते हैं, 4 पढ़े थे, K, L, M और N, ठीक है ना। ये 4 कोश होते हैं, अभी आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। होने के कारण उत्कर्ष गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है, इसीलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। अब उत्कर्ष गैसों एवं कुछ धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। हमने देखा कि सोडियम परमाणु के 72, ठीक है, कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम अपने एम कोश के 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग देता है तो एल कोश इसका ये 72 कोश बन जाता है, जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित है, ठीक है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धनावेश की अधिकता होती है। तब यह क्या बनता है, सोडियम Na+ प्रदान करता है, ठीक है। अब दूसरी ओर क्लोरीन के 72 कोश में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होता है तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसके क्या 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करे तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन है तथा इसके K, L, M कोशों में 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब इसको आसानी से समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन मैंने आपको अभी बता दिया, जिनके सारे कोश पूरे होते हैं वो क्या होते हैं, उत्कृष्ट गैस है। जैसे इसके एल में कितना आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8, तो इसके 8 पूरे हैं, ठीक है। इसके भी 8 पूरे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उत्कृष्ट गैस है। और धातुएं कौन सी होती है, जिनके बाहर क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। अधातु क्या होती है, जिनके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए 5 6 7, ठीक है। 5 6 7 जिसके बाहर होंगे वो क्या होंगी, अधातु। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल से बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है, ठीक है ना। और सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है ये अभी अपन समझेंगे। तो आज अपन सीखेंगे सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना, ठीक है। तो सोडियम, ठीक है, का आवेश कितना होता है 2,8,1, कैसे होता है 11 नंबर पर था, तो 8 और 2 10, 10 और 1 11, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, ये क्या करेगा, उत्कर्ष गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके पास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इससे। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर कौन सा ऋण आएगा, इसके ऊपर आएगा प्लस का ऋण, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2,8, जो कि उत्कृष्ट गैस के पास है, ठीक है। अब क्लोरीन क्या करेगा, ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,7। ये क्या करे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन दे दे उत्कृष्ट गैस करने के लिए। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन माइनस, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा माइनस, और इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस, तो ये क्या बना Cl माइनस, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,8, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2,8,8। अब देखना इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे। तो सोडियम के पास क्या था 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन के पास कितने थे, क्लोरीन के बाहर कोश में कितने थे 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, सोडियम ने क्या करा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा Na+, और क्लोरीन के पास अब कितने हो गए 2 3 4 5 6, ये 7, और ये 8वां का सा आया जो सोडियम ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। तो ये क्या बना देगा Na+ और Cl-। एक और अपन देखेंगे MgCl2 कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से, ठीक है। MgCl2 कैसे बनता है,
तो मैग्नीशियम जिसका नंबर क्या होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 2,8,2। ठीक है, अब ये क्या करे, उत्कर्ष गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने के लिए ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे या बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर ऋण कितना आएगा +2। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2,8। ठीक है, अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 2,8,7। ये क्या करे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये बनाएगा क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा Cl-। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,8। अब MgCl2 कैसे बनता है, देखो मैग्नीशियम के पास बाहर कोश में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 क्लोरीन आएगा, यहाँ पे 1 क्लोरीन आएगा। क्लोरीन के पास कितना है 7, इसको कितना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे ही नीचे वाले क्लोरीन के पास भी कितना है 7, इसको क्या चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा Mg+2, क्यों, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। और यहाँ पे आ जाएगा 1 Cl, इधर से 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8वां कहाँ से आया Mg ने दिया। इसके पास भी ये 7 और 8वां कहाँ से आया मैग्नीशियम ने दिया। ठीक है, तो ये कैसे दिखेगा Mg+2, 1 क्लोरीन आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं क्लोरीन एक जगह मतलब 2 क्लोरीन नहीं बना के मैं क्या करता हूँ इसके नीचे 2 लगा देता हूँ। तो ये मेरे को बता रहा है कि यहाँ पे कितने 2 क्लोरीन है। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ चुका होगा। धातु से अधातु के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों के आयनिक यौगिक। ठीक है, आयनिक यौगिक मतलब जिसमें धनायन और ऋणायन होंगे, या विद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। क्या आप MgCl2 में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन का नाम बता सकते हैं। अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, अभी क्रियाकलाप 3.13। अभी विज्ञान की प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड क्या होता है नमक। अपन खाली इसको ही लेके पूरा क्रियाकलाप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है, कठोर अवस्था में नमक कैसा होता है, कठोर होता है ना। धातु के स्पेचुला पर छोटी मात्रा में नमूनों को लीजिए तथा इसे जाला पर गर्म कीजिए। जब आप खाली नमक को गर्म करोगे तो क्या होगा, पीला पीला कुछ रंग देगा वो। ठीक है, क्या ये नमूने ज्वाला को रंग देते हैं, हाँ बिल्कुल रंग प्रदान करेंगे। ठीक है ना, वह नमूनों को जल पेट्रोल एवं केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जल में नमक क्या होता है, सबने देखा होगा घुल जाता है। इसकी तरह एक परिपथ बनाइए और किसी लवण के विलयन में इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। ठीक है, अब क्या बोला, पानी के अंदर नमक डालना है और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इनके गुणधर्म आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कुछ रासायनिक आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक। ठीक है, इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आयनिक यौगिकों के निम्न सामान्य गुणधर्म पर आपने ध्यान दिया होगा। भौतिक प्रकृति कैसी होती है, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण। ठीक है, प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल होता है। कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ठीक है, ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा भंगुर मतलब टूट जाते हैं, भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर क्या टुकड़ों में टूट जाते हैं। अगला है गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण। ठीक है ना, एग्जाम में कभी आ जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। अगला है घुलनशीलता। विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन पेट्रोल आदि जैसे विलयनों में अविलय होते हैं। ठीक है, जल में घुल जाते, बाकी में नहीं घुलते। विद्युत चालकता, किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए अवशोषित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। ठीक है, आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आवेशित कणों मतलब जैसे अपन ने पानी के अंदर नमक घोला तो इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करने चाहिए, गति करनी चाहिए। तो ये क्या होगी, विद्युत चालकता। अब आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होता है। ठीक है ना, आयन होते हैं कौन से, धनायन और ऋणायन। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। ठीक है ना, विपरीत, प्लस वाला किधर जाएगा, माइनस की तरफ, माइनस वाला का जाएगा प्लस की तरफ। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था में क्या होता है, दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। ठीक है ना, ठोस अवस्था में क्या होता है, आयनों की गति संभव नहीं होती। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते क्योंकि गलित अवस्था में क्या होता है, विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य
स्थिर विद्युत, ठीक है, आयनों के मध्य क्या होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। जो बल होता है वो क्या होता है, टूट जाता है, इसलिए वो आयनिक युग्म किस में होता है, अपने आयन में बढ़ जाते हैं, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों के आंसर अभी आपको अलग वीडियो में मिल जाएंगे। अगला है धातुओं की प्राप्ति। अब धातुएं प्राप्त कैसे होती है, पृथ्वी की भूपटटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। अब ये पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है ना। जो पृथ्वी से पाए जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, खनिज। अब कुछ स्थानों पर खनिजों में कई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिससे निकालना लाभकारी होता है, इन खनिजों को क्या बोलते हैं, यस, ठीक है। अब कुछ खनिजों में विशेष धातु ज़्यादा होती है, जैसे कुछ खनिज में एल्यूमिनियम ज़्यादा हो गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। अब धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है कौन सी, सोना और चांदी, क्यों, क्योंकि ये सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती है, ठीक है, जो थोड़ी क्रियाशीलता होती है। अब सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, तो ये क्या होती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। जैसे गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम एवं कॉपर। अब कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इतनी अधिक विक्रियाशील होती है कि ये क्या होती है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती है, कि ये कभी भी स्वतंत्र धातु के रूप में नहीं पाई जाती। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातु है, ठीक है, कि अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, ठीक है। इनकी अभिक्रियाशीलता क्या मध्यम होती है, तो पृथ्वी की भूपट्टी में ये मुख्य ऑक्साइड या सल्फाइड के कार्बोनेट के रूप में क्या होता है, पाए जाते हैं। देखेंगे कि कई धातु के अयस्क क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा था, ठीक है। ऑक्साइड क्यों होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पृथ्वी में भरपूर मात्रा में है, ठीक है, और वो क्या है, अभिक्रियाशील भी है ऑक्सीजन, इसलिए क्या होता है, ऑक्सीजन सबके साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, ऑक्साइड बना देता है। अब इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातु को क्या कर सकते हैं, निम्न 3 वर्गों में बांट सकते हैं। शुरुआत की इनको किसमें बांटा, विद्युत अपघटन, फिर इन चारों को किससे निकाला, उपयोग से, कार्बन के उपयोग से अपचयन, और इनको कैसे निकालेंगे, प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं। अब विभाजित कर सकते हैं, पहला निम्न अभिक्रियाशील धातु है, फिर मध्यम अभिक्रियाशील और उच्च अभिक्रियाशील, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातु को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अब अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश चित्र 3.10 में दिया गया है। निम्न भागों में से प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा की गई है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है अयस्क, फिर क्या करते हैं अयस्क का सांद्रण, मतलब उसको थोड़ा साफ करते हैं, फिर है उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील, ठीक है। अब उच्च अभिक्रियाशील धातु क्या कहता है, गलित धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु निकालते हैं, ठीक है ना। विद्युत अपघटन मतलब पानी के अंदर डालते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाते हैं, दो उसका विद्युत अपघटन करते हैं। फिर है कार्बोनेट अयस्क, ये दो चीज़ों में मिलता है, एक मिलता है कार्बोनेट अयस्क, एक मिलता है सल्फाइड अयस्क, ठीक है। कार्बोनेट वाले का क्या करते हैं अपन, निस्तापन, और उसका क्या करते हैं, सल्फाइड वाले का भर्जन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना। कार्बोनेट वाले का क्या करते हैं अपन, निस्तापन, सल्फाइड वाले का करते हैं भर्जन। इससे अपन को मिलता है धातु ऑक्साइड, फिर धातु में अपचयन करते हैं, और इससे मिलता है धातु का होता है सल्फाइड अयस्क, ठीक है। सल्फाइड अयस्क का क्या करते हैं, भर्जन करते हैं, धातु मिलता है उसका परिष्करण करते हैं। आइए इनको विस्तार से। अब अयस्कों का समृद्धिकरण, खनिज अयस्कों में मिट्टी, ठीक है। अब पृथ्वी से निकालेंगे मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती है, ठीक है। ऐसी अशुद्धियों को अपन क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। धातु का निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है, ठीक है ना। मिट्टी वगैरह ये सब कहते हैं हटाना होता है, ठीक है। अब अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकें अपनाई जाती है। अगला है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनभिक्रिय, मतलब बहुत कम अभिक्रिया करती है, ठीक है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही क्या होती है, धातु प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए सिनाबार, ठीक है ना, ये जो जो भी नाम आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकते हैं। फिर मरकरी, ठीक है, का एक सिनाबार क्या है, मरकरी का एक अयस्क के वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले किसमें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है, ठीक है ना। ये
अभिक्रिया याद कर लो, ठीक है, अगर कहीं एग्जाम में आ जाए तो। मरकरी क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन में देते हैं तापन करके, इसमें होता है मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर इसको वापस गर्म करते हैं HgO, ठीक है, मरकरी ऑक्साइड तापन करते किसमें होता है, मरकरी मिल जाता है और ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबे कॉपर को केवल वायु में गर्म करके इसके AS से अलग किया जा सकता है। जैसे मरकरी को करा वैसे क्या करा, कॉपर को भी अलग करा, ठीक है। अब सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु जैसे कौन सी, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ठीक है, की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह किसमें होती है, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, ठीक है। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब क्या होता है, धातु ऑक्साइड से धातु निकालना ज़्यादा आसान होता है, जबकि उसके सल्फाइड और कार्बोनेट से निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, धातु के जो भी सल्फाइड या कार्बोनेट के अयस्क होते हैं उसको किसमें करते हैं, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। फिर सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, भर्जन। तो भर्जन और निस्तापन बहुत बार एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन में बहुत बार आता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, निस्तापन, ठीक है। भर्जन और निस्तापन बहुत बार आता है। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। अब देख लो भर्जन और निस्तापन क्या होती है, ठीक है। ये रे भर्जन, भर्जन में क्या करता है, जिंक सल्फाइड, सल्फाइड को किस में करते हैं, ऑक्सीजन में दहन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जिंक ऑक्साइड बन जाती है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट को किस में करते हैं, खाली गर्म करते हैं तो किस में देते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, भर्जन और निस्तापन। इसके बाद कार्बन जिसे उपयुक्त अपचायक, ठीक है। अब ये क्या है, ऑक्सीजन वाला है, तो अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन को निकालना। तो अपचयक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बन जाएगा, जिंक ये किस में आएगा, एस में, और CO गैस बन जाएगी। उदाहरण के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। जब जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ गर्म होता है तो ये जिंक धातु में अपचयित हो जाता है, ठीक है। अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से आप पहले से ही परिचित हैं, ठीक है। धातु को उनके यौगिक से प्राप्त करना भी क्या है, अपचयन प्रक्रम है। कार्बन, कार्बन का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न क्या है, अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। जब मैग्नीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होती है, निम्न अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को याद कर लीजिएगा। अब यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि ये क्या होती है, धातु क्या होती है, गल जाती है, ठीक है ना। वास्तव में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया के उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनरी पुर्जों के दरारें जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया, बहुत बार आती है एग्जाम में। थर्मिट अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। Fe2O3 प्लस 2Al क्या होती है, Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा, ठीक है। अब सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अत्यंत क्या होती है, अभिक्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये क्या होता है, थोड़े कार्बन से अधिक अभिक्रियाशील, इसलिए कार्बन इनको विस्थापित नहीं कर पाता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है, ठीक है। इन धातुओं का विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। अभी अपन आगे पढ़ेंगे विद्युत अपघटन क्या होता है। कैथोड, ठीक है, कैथोड क्या होता है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड, ठीक है, एनोड वाला क्या होता है, कैथोड माइनस, एनोड प्लस पर क्लोरीन मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार है, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, Na+ इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सोडियम बन जाएगा। क्लोरीन क्या करेगा, दो क्लोरीन मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन बना के क्या बनेगी, क्लोरीन गैस, और दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ठीक है। अब धातुओं का परिष्करण। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती, ठीक है ना, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। अब विद्युत अपघटनी परिष्करण देखते हैं। जैसे कॉपर, जिंक, टीन, निकल,
सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातु का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को क्या बोलता है, पतली परत को कैथोड। ठीक है, अशुद्ध धातु को क्या बनाया, एनोड, एनोड मतलब प्लस। ठीक है, तथा शुद्ध धातु की पतली परत को क्या बनाया, कैथोड बनाया। ठीक है, अब धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। अब उसी धातु को क्या बनाया, लवण विलयन बनाया। ठीक है, उसको क्या करते हैं, विद्युत अपघटन के रूप में करते हैं। अब विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु क्या होती है, विद्युत अपघटन में घुल जाती है। ये जो अशुद्ध धातु होती है ये क्या होती है, इसके अंदर घुल जाती है, विलयन के अंदर। ठीक है, जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन के कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। ठीक है ना, इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन के कैथोड पर क्या होती है, निक्षेपित हो जाती है। ठीक है, अब विलय अशुद्ध विलयन में चली जाती है। जो भी अशुद्ध होती है वो कहाँ जाती है, ये साइड में इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तथा अविलय अशुद्ध एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनोड पंख बोलते हैं। ठीक है, एनोड पंख क्या होती है, अविलय अशुद्ध एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनोड पंख। ठीक है, अब इन प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाएंगे। संचारण के संबंध में अध्याय 1 में अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी खुली वायु में कुछ दिनों छोड़ने पर सिल्वर की वस्तु क्या हो जाती है, काली हो जाती है। सिल्वर क्या काली की होती है, सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके बनता है सिल्फर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। अब कॉपर वायु में उपस्थित, ठीक है, कॉपर वायु में उपस्थित आंध्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिसकी इसकी सतह पर क्या होती है, भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, यह हरा पदार्थ क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। अब लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। ठीक है, अब क्रियाकलाप 3.1 चाहिए क्या बेटा, 3 परख नली लेनी है एवं प्रत्येक में स्वस्थ लोहे की कीलें डाल देनी है। ठीक है, इन परख नली ए बी सी नाम देना है। परख नली ए में थोड़ा जल डालकर उसे कॉक से बंद कर दिया। ठीक है, परख नली बी में क्या, वो उबलता हुआ आश्रित जल डालकर उसे बंद करा और उसमें क्या हो रहा है, 1 मिलीलीटर तेल मिलाया। ठीक है, ये तेल मिलाकर उसको कॉक से बंद कर दिया। तेल जल में तैरने लगेगा, वायु के जल में विलीन होने से रोक देगा। ठीक है, अगला है परख नली सी में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कॉक से बंद कर दीजिए। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को क्या करता है, सोख लेता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, वायु की नमी को सोख लेगा। अबे कुछ दिनों छोड़ने के बाद उनका परीक्षण कीजिए। आप देखेंगे कि परख नली ए में लोहे की किलो पर क्या हो गया, जंग लग गया। ठीक है ना, सभी होता है, लोहा पानी में आके क्या होता है, जंग लग जाता है। लेकिन परख नली बी एवं सी में रखी किलो पर जंग नहीं लगा। ठीक है, अब परख नली ए की कील वायु एवं जल दोनों के संपर्क में रहती है, इसलिए क्या होती है, वो जंग लग जाती है। अब परख नली ए की कील वायु एवं जल दोनों के संपर्क में रहती है। परख नली ए की कील, ठीक है, केवल जल के संपर्क में रहती है एवं परख नली सी की कील शुष्क वायु के संपर्क में रहती है। इससे लोहे की वस्तु क्या होता है, जंग लगने की अवस्था के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, अब अगला है संचारण से सुरक्षा। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यश दलेपन क्या है, लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाकर। ठीक है, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से क्या होता है, रोका जा सकता है। ठीक है, अब लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर क्या होता है, जस्ते, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या बोलते हैं, यश दलेपन। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन कभी कभी जाता है। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यश दलेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। ठीक है, अब धातु के गुणधर्म को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन है। इस विधि से हम क्या करते हैं, इच्छानुसार धातु के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी अशुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, एकदम शुद्ध लोहा क्या होता है, थोड़ा कमजोर होता है। ठीक है ना, एकदम शुद्ध लोहा तो क्या होता है, बहुत कमजोर होता है। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि शुद्ध लोहा क्या होता है, अत्यंत नर्म होता है एवं गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खींच जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं तो ये क्या होता है, कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें क्या मिलता है, स्टेनलेस इस्पात, मतलब स्टेनलेस स्टील। ठीक है ना, क्या होता है, लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता। याद कर लेना, स्टेनलेस स्टील क्या था, लोहा में क्या मिला था, निकल एवं क्रोमियम। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाए तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। ठीक है, यह पदार्थ धातु भी हो सकती है और अधातु भी हो सकती है। 2 या 2 से अधिक धातु का समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, मिश्रित धातु। ठीक है, मिश्र धातु कहते हैं।
इसे तैयार करने के लिए पहले मूल तत्व को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों का एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर क्या शीतलीकृत किया जाता है। ठीक है। अगला है क्या आप जानते हैं शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है। इसे कठोर बनाने के लिए क्या होता है, इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण को बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इससे क्या तात्पर्य, 22 कैरेट 22 भाग में शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी को मिलाया जाता है। ठीक है। अभी यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। ठीक है। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उस मिश्रित धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु क्या होती है, पीतल एवं ताम्र एवं टीन की मिश्र धातु क्या होती है, कांसा। ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल जो होता है विद्युत के कुचालक है, लेकिन ताप का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा एवं टीन, ठीक है, मिश्र धातु क्या है, सोल्डर। ठीक है। ये सब याद कर लेना, मिश्र धातु क्या बोलते हैं, जिसका गलनांक बहुत कम था। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दिया।